नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ प्लान पर हार्दिक स्वागत है। आज जो भी बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं। जो आपके रीट के एग्जाम होगा उसमें यही प्रश्न छपेंगे, इसलिए ये अपना जो सेशन है वो आज के लिए बहुत खास है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भाषा का मुख्य कौशल कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है लिखना, सुनना, पढ़ना और बोलना। आपको देखना है और बताना है कि भाषा के कौन कौन से तत्व हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा के मुख्य कौशल पूछे तो कौन कौन कितने हो जाते हैं? तो हो जाते हैं 4। कौन कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सारे के सारे भाषा के मुख्य तत्व होते हैं। और कितने होते हैं? तो होते हैं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भाषा के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? इनमें से देखना और बताना है कि भाषा के मुख्य तत्व कौन कौन से हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए है ध्वनि, ऑप्शन नंबर बी है संकेत, ऑप्शन नंबर सी है चिन्ह, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, यानी कि भाषा के मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं? तो ध्वनि, संकेत और चिन्ह, ये सारे के सारे भाषा के मुख्य तत्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बालक को शिक्षा बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होता है। क्या बताना आपको कि बालक को जो भाषा शिक्षा दी जाती है उसका मुख्य माध्यम कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रभाषा, ऑप्शन नंबर बी है मातृभाषा, ऑप्शन नंबर सी है द्वितीय भाषा, ऑप्शन नंबर डी है प्रादेशिक भाषा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मातृभाषा, यानी बालक को भाषा शिक्षण देने का माध्यम कौन सा होता है? तो मातृभाषा होती है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, मातृभाषा का अर्थ है। क्या बताना आपको, जो मातृभाषा होती है उसका अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है परिवार की भाषा, ऑप्शन नंबर बी है माँ की भाषा, ऑप्शन नंबर 3 है पिता की भाषा, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी कि मातृभाषा का क्या अर्थ होता है? तो होती है परिवार की भाषा, माँ की भाषा और पिता की भाषा, यानी कि अपना आंसर क्या होगा? तो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या बताना आपको कमेंट करके कि जो मातृभाषा होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है मानसिक विकास, ऑप्शन नंबर बी है शारीरिक विकास, ऑप्शन नंबर सी है बौद्धिक विकास, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि मानसिक विकास, शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास, ये सारे के सारे मातृभाषा के मुख्य उद्देश्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि कौन सी है? क्या होता है ना आपको कि जो मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है वो कौन सी हो जाएगी इनमें से? ऑप्शन नंबर ए है आगमन विधि, ऑप्शन नंबर बी है निगमन विधि, ऑप्शन नंबर सी है अनुकरण विधि, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? तो होगा उपरोक्त सभी, यानी कि मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि कौन सी हो जाएगी? तो हो जाएगी उपरोक्त सभी, यानी कि नहीं, राइट आंसर क्या होगा इसका? तो होगा अनुकरण विधि, यानी कि मातृभाषा की प्रमुख विधि शिक्षण विधि कौन सी है? तो अनुकरण विधि होगी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भाषा अधिगम के कारण होती है। क्या पूछ रहा है? भाषा अधिगम के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है भाषा विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी है व्याकरण, ऑप्शन नंबर सी है भाषा कौशल, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी भाषा अधिगम के कारण कौन कौन से होते हैं? तो भाषा विज्ञान, व्याकरण और भाषा कौशल, ये सारे के सारे भाषा अधिगम होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक कौन थे? इंपॉर्टेंट कर लेना है इस क्वेश्चन को और बताना आपको कि जो शिक्षण अधिगम प्रबंधन है उसके प्रत्यय के प्रवर्तक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है B.S. बलूम, ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट ग्लेसर, ऑप्शन नंबर सी है B.O. स्मिथ, ऑप्शन नंबर डी है I.K. डेविस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो होगा I.K. डेविस, यानी शिक्षण अधिगम प्रबंधन के प्रत्यय के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे I.K. डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया, यानी कि जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनका वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट मेगर, ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट मिलर, ऑप्शन नंबर सी है B.S. ब्लूम, ऑप्शन नंबर डी है B.O. स्मिथ। तो शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो किया गया था B.S. ब्लूम के द्वारा, यानी कि अपना राइट आंसर क्या होगा? तो होगा ऑप्शन नंबर सी, जिनके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण कौन कौन सा, यानी कि शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो मैं बता दूं कि इसका वर्गीकरण वो 3 भागों में किया गया है। वो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये सारे के सारे किसके उद्देश्य हो जाएंगे? तो हो जाएंगे शिक्षा के उद्देश्य के। ध्यान रखना आपको 3 उद्देश्य हो जाएंगे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि से स्पष्ट दिखाई देती है? क्या बताना है कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना वो किस विधि में दिखाई देती है? ऑप्शन नंबर ए है आगमन विधि, ऑप्शन नंबर बी है निगमन विधि, ऑप्शन नंबर सी है प्रदर्शन विधि, ऑप्शन नंबर डी है प्रोजेक्ट विधि। तो किसमें दिखाई देती है? तो देती है निगमन विधि में। यानी कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर पूछे तो निगमन विधि, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर पूछे तो कौन सी हो जाएगी? वो जाएगी आगमन विधि। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोबारा देखो कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर कौन सी है? निगमन विधि। स्थूल से सूक्ष्म की ओर कौन सी होगी? तो होगी आगमन विधि। अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है? इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना कि जब प्रयोगशाला में विद्यार्थी कार्य करता तो कौन सी विधि को उपयोग में लेता है? ऑप्शन नंबर ए है आगमन विधि, ऑप्शन नंबर बी है निगमन विधि, ऑप्शन नंबर सी है प्रदर्शन विधि, ऑप्शन नंबर डी है प्रोजेक्ट विधि। तो किस विधि का प्रयोग करता है? तो करता है आगमन विधि का। यानी कि प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी है वो आगमन विधि का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि से उत्तम होगी? क्या बताना है कि जो प्राथमिक कक्षाएं होती है उनमें किस विधि का सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है व्याख्यान विधि, ऑप्शन नंबर 2 है समस्या समाधान विधि, ऑप्शन नंबर 3 है आगमन विधि, ऑप्शन नंबर डी है निगमन विधि। तो किस विधि का सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है आगमन विधि का। यानी जो प्राथमिक कक्षा है उनके विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक मात्रा में हमारी दृष्टि जो विधि होगी वो होगी आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? क्या बताना है कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 11, ऑप्शन नंबर बी है 12, ऑप्शन नंबर सी है 13, ऑप्शन नंबर डी है 14। तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगी 11। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? क्या बताना आपको कि हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है 40, ऑप्शन नंबर बी है 47, ऑप्शन नंबर सी है 31, ऑप्शन नंबर डी है 33। तो कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगी 33। यानी कि हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो वो 33 होती है। और स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा भाषा के प्रथम सार्थक इकाई कौन सी होती है? क्या बताना है कि जो भाषा की प्रथम सार्थक इकाई है वो कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए है अक्षर, ऑप्शन नंबर बी है शब्द, ऑप्शन नंबर सी है वाक्य, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा शब्द। यानी भाषा की प्रथम सार्थक इकाई कौन सी होती है? तो वो शब्द होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप कौन सा है? क्या बताना है कि जो गद्य साहित्य होता है उसका मुख्य प्रकार या स्वरूप कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है संरचनात्मक गद्य, ऑप्शन नंबर बी है वर्णनात्मक गद्य, ऑप्शन नंबर सी है भावात्मक गद्य, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो जो गद्य साहित्य होता है उसका मुख्य प्रकार या स्वरूप कौन सा होता है? तो होता है सृजनात्मक गद्य। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने गद्य शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? क्या बताना आपको कमेंट करके कि जो गद्य शिक्षण होता है उसके मुख्य विधि कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है उद्बोधन विधि, ऑप्शन नंबर बी है प्रवचन विधि, ऑप्शन नंबर सी है स्पष्टीकरण विधि, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो होगा उपरोक्त सभी। यानी कि आपको पूछे कि गद्य शिक्षण की मुख्य विधि कौन कौन सी हो जाएगी? तो एक नंबर होगी उद्बोधन विधि, दूसरी होगी प्रवचन विधि, और तीसरी कौन सी हो जाएगी? तो हो जाएगी स्पष्टीकरण विधि। यानी कि तीनों के तीनों क्वेश्चन वो अपने राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है। यानी कि इनमें से कौन सी विधि है जो माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण के लिए प्रयोग में की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है अर्थबोध विधि, ऑप्शन नंबर बी है प्रवचन विधि, ऑप्शन नंबर सी है स्पष्टीकरण विधि, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो कौन सी विधि प्रयोग में ली जाती है? तो ली जाती है उपरोक्त सभी। यानी कि माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण में प्रयोग ली जाने वाली विधियां कौन कौन सी होगी? तो होगी अर्थबोध विधि, प्रवचन विधि और स्पष्टीकरण विधि। यानी कि ऑप्शन 4 अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? क्या होता ना है कि जो व्याकरण शिक्षण होता है उसकी मुख्य विधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है आगमन विधि, ऑप्शन नंबर बी है निगमन विधि, ऑप्शन नंबर सी है आगमन और निगमन विधि,
ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आगमन और निगमन विधि। यानी कि व्याकरण शिक्षण की मुख्य शिक्षण विधि कौन सी हो जाएगी, तो वो आगमन और निगमन विधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गद्य की प्रभावशीलता शिक्षण पर विधि कौन सी है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, गद्य शिक्षण की जो प्रभावशाली शिक्षण विधि है वह कौन सी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए है व्याख्या विधि, ऑप्शन नंबर बी है स्पष्टीकरण विधि, ऑप्शन नंबर सी है प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो होगा ऑप्शन नंबर बी स्पष्टीकरण विधि। यानी गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण पर विधि कौन सी हो जाएगी, तो हो जाएगी स्पष्टीकरण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कविता का अर्थ है। क्या बताना आपको कि कविता का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है रागात्मक वर्तियों का संशोधन, ऑप्शन नंबर बी है जीवन की समालोचना, ऑप्शन नंबर सी है संगीतात्मक विचार अभिव्यक्ति, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि कविता का अर्थ क्या है, तो वो हो जाएगा रागात्मक वर्तियों का संशोधन, जीवन की समालोचना और संगीतात्मक विचार अभिव्यक्ति। ये सारे के सारे इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है, कविता शिक्षण का उद्देश्य होता है। क्या बताना है कि जो कविता शिक्षण होता है उसका उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है स्वस्थ मनोविनोद, ऑप्शन नंबर बी है स्मृति शक्ति का विकास, ऑप्शन नंबर सी है कल्पना शक्ति का विकास, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, तो वो होगा उपरोक्त सभी। यानी कविता शिक्षण का उद्देश्य क्या क्या होता है, तो होता है स्वस्थ मनोविनोद, ऑप्शन नंबर बी स्मृति शक्ति का विकास और कल्पना शक्ति का विकास। ये सारे के सारे कविता शिक्षण के मुख्य उद्देश्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कविता शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है। क्या बताना है कि जो कविता शिक्षण होता है उसकी मुख्य विधि कौन सी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए है व्याख्या विधि, ऑप्शन नंबर बी है प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन नंबर सी है गीत व अभिनय विधि, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, तो होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यानी कविता शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी हो जाएगी, तो होगी उपरोक्त सभी। यानी कि व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि और गीत अभिनय विधि सारी की सारी कविता शिक्षण की मुख्य विधियां हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यानी कि इनमें से कौन सा व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी है कौशल, ऑप्शन नंबर सी है ज्ञान उपयोग, ऑप्शन नंबर डी है मनोरंजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मनोरंजन। यानी कि व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो वो मनोरंजन नहीं है। जबकि ज्ञान, कौशल और ज्ञानोपयोग के सारे व्याकरण कौशल के उद्देश्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है, व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति कौन सी है। क्या बताना आपको कि इनमें से व्याकरण शिक्षण की मुख्य प्रवृत्ति कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है साहित्यिक, ऑप्शन नंबर बी है व्यावहारिक, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। यानी कि व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति कौन सी हो जाएगी, तो हो जाएगी साहित्यिक और व्यावहारिक। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है। क्या बताना आपको कि जो भाषा शिक्षण होता है उसका मूल आधार कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए है मौखिक, ऑप्शन नंबर बी है लिखित, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है साहित्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। यानी कि भाषा शिक्षण का मूल आधार कौन सा होता है, तो वो मौखिक भी होता है और लिखित भी होता है। इस कारण अपना राइट आंसर क्या होगा, तो होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। अगला क्वेश्चन आ जाता है, देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं। क्या बताना आपको कि देखो और जो को विधि है वो प्रयुक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर एक है मौखिक रचना में, ऑप्शन नंबर बी है निबंध रचना में, ऑप्शन नंबर सी है शुद्ध अभिव्यक्ति में, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी उपरोक्त सभी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निबंध रचना में। यानी कि देखो और लिखो भी शिक्षण विधि प्रयुक्त किसमें करते हैं, तो देखो लिखो शिक्षण विधि का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो निबंध रचना में करते हैं। तो दोस्तों ये थी अपने 28 क्वेश्चनों की जो डीईटी में छपने वाले प्रश्न है उनकी बेहतरीन क्लास। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट करना और बताना कि आपके 28 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। और इसी प्रकार कल 6 बजे लेकर आऊँगा मैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन की बेहतरीन क्लास। तो दोस्तों मिलते हैं कल 6 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।